फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से भी जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक ज़रूर देख लें। और फ्रेंड, अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसमें जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो को प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन जो है ये 1952 में किया गया था। तो 1952 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्य कार्य जो है ये जनगणना के समय लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का आकलन करना होता है। यह जो है निर्वाचन से संबंधित लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करता है। तो ये सभी पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और परिसीमन आयोग का गठन जो है 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण जो कि प्रस्ताव किया गया था ये जो है क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर इसका जो है आंसर आप लोगों को पहले से पता है तो आप लोग जो है कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को जो है डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो है 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, लागू हुआ था। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो कि 73वें संविधान संशोधन अभिपालन करने वाला पहला राज्य है भारत का। और इस अधिनियम को लागू करने के तुरंत बाद वहाँ के विधानमंडल द्वारा जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियम किया गया, जिसके तहत जो है 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव आयोग किए गए थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। किसी भी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए इससे सक्षम राज्य की बात करें तो ये जो है सक्षम संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है। तो राज्य का राज्यपाल संबंधित ये जो है नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 के क में मिलता है, जो कि अनुच्छेद 243 के घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में नगरपालिका की सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार जो है राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपदा संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का राजकीय आपदा संविधान के साथ धोखा है, ये जो कथन है ये के.एम. नाम्बियार की है। के.एम. नाम्बियार की ये जो कथन है कि राष्ट्रपति का राजकीय आपदा संविधान के साथ धोखा है। अगला प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने का प्रावधान जो है ये 7वां संविधान संशोधन, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये जो प्रावधान लाया गया था कि एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। लेकिन पहले जो मूल संविधान थे उसमें यह व्यवस्था नहीं थी। उसमें यह व्यवस्था थी मूल संविधान में कि प्रत्येक राज्य का एक एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है ये संथानम समिति के द्वारा किया गया। संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संथानम समिति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से
किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन मिलता है। तो 263 अनुच्छेद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्षता जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद की बात करें तो शिल्प वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद जो कि आयुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद जो कि गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का उपवेद जो कि धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद जो कि शिल्प वेद है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित युग की बात करें तो चौहान वंश के संस्थापक जो है ये वासुदेव है। परमार वंश के संस्थापक जो कि उपेंद्र है। सोलंकी वंश की संस्थापक की बात करें तो सोलंकी वंश के संस्थापक जो है मूलराज थे। यहाँ पे जो है यहाँ पे पृथ्वीराज दिया हुआ है, तो ये जो है ये कथन जो है ये गलत है। सोलंकी वंश के संस्थापक जो थे मूलराज थे, तो ये जो कथन गलत है। गढ़वाल वंश के संस्थापक जो कि चंद्रदेव थे, तो ये भी जो है ये सही है। तो नहीं यहाँ पे पूछा था, तो नहीं में जो है सोलंकी वंश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? शेर खां के द्वारा पहले इसका नाम जो है शेर खां था, और ये जो है चौसा के युद्ध जो कि 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, जो कि शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें जो है हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह की जीत हुई थी, और इसी जीत के उपरांत जो है शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? ये चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध जो है ये 26 जून 1539 को हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिया और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? ये जो है ये देवराय के युद्ध के बाद करवाया था। तो देवराय का युद्ध ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देवराय का युद्ध की बात करें तो इसका जो है अंतिम युद्ध ये अप्रैल 1659 को देवराय का युद्ध हुआ था, जो कि औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ था। इसमें जो है अजमेर के निकट देवराय की घाटी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ था। जिसके बाद जो है दारा शिकोह को धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला घोषित कर दिया गया और इसकी मृत्यु दंड दे दी गई थी। औरंगजेब ने इसके बाद जो है दिल्ली में दूसरी बार और आगरा में जो है प्रथम बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल की बात करें तो तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी ये बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक काल का सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण जो है ये 1324 में हुआ था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के दौरान लौटते समय किया था। इस आक्रमण में गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून जो है ये 1918 में पारित हुआ था। तो 1918 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के चंपारण जिले में किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण कृषि समिति को 1918 में पारित किया गया था, जिसका सदस्य महात्मा गांधी को बनाया गया था। और इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर 3 कठिया पत्ती को समाप्त कर दिया गया था तथा बगान मालिक अवैध वसूली की 25% वापसी करने की राजी हो गए थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है और नेतृत्व कौन से व्यक्ति ने किए थे, ये दिया हुआ है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह के नेता जो थे लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और कानपुर में जो है ये नाना साहब के द्वारा किया गया था। झांसी जो कि रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, और इलाहाबाद जो कि लियाकत अली के द्वारा किया गया था। यानी ए का 1 और बी का जो है बी का 3 जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 1945 में आयोजित शिमला समझौता में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1945 में शिमला समझौता हुआ था जून 1945 में, और इसके अध्यक्षता जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो है ये आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो कि 1814 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। साथ ही इसमें 1825 में वेदांत कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी और 1828 में जो है ये ब्रह्म समाज हुई थी। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज 1828 में। जबकि जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना, कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना जो है ये 1821 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1814 में। साथ ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये 1839 में और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है संस्थापक ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, यानी जीटी रोड कर दिया था और इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मार्ग का पुनर्निर्माण जो है ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कराया गया था। तो लॉर्ड ऑकलैंड इनके द्वारा जो है जीटी रोड का नाम पहले जो था शेरसूरी मार्ग, इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कर दिया और इस मार्ग का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। ये जो है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा करवाया था जो कि 1839 में गवर्नर जनरल थे और जीटी रोड जो है ये कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नेहरू रिपोर्ट कमेटी की बात करें, इसके सदस्य जो थे, इसके सदस्य ये अली इमाम, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी जो थे इसके सदस्य थे। और नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। इस समिति में एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है ये 1930 में प्रस्तुत किया गया था। 1930 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इस समिति ने 1928 में भारत की यात्रा एवं 30 जून 1930 को इस संबंध में अपनी पहली रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका नाम जो है सलीम अली उद्यान जो कि ये 1986 में रखा गया था। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर की बात करें तो प्रधान यामोत्तर जो है ये नाइजर से नहीं गुजरती है। नाइजर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन ये सभी से गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। प्रधान यामोत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा जो है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। ये जो है 0 अंश देशांतर है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री अंश देशांतर पर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और ये जो है बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। 2 देशांतरों के बीच जो है 4 मिनट का अंतर होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो आप लोग इसे भी जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, पृथ्वी पर मुख्यतः जो है एक ही विशाल खंड था जिसे जो है पैंजिया कहते हैं। पैंजिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और भारत जो है गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों की सागर की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया को जो है ये पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो ब्रिटिश कोलंबिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। माउंट रेनर की बात करें तो माउंट रेनर जो है माउंट रेनर ये जो है अमेरिका में स्थित है। माउंट एटना की बात करें, माउंट एटना ज्वालामुखी जो है माउंट एटना ज्वालामुखी ये जो है इटली में स्थित है। माउंट पेरुक्विटीन जो है ये मैक्सिको में स्थित है, ना कि फिलीपींस में। तो ये जो है गलत है। माउंट एपो जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो माउंट पेरिक्विटीन जो है ये मैक्सिको में स्थित है, मैक्सिको।
माउंट पेरुकुटिन जो है ये मैक्सिको में स्थित है। तो आप लोग सभी को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध देश की बात करें तो स्थल अवरुद्ध देश जो है ये अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग, ये सभी जो है अस्थल अवरुद्ध देश है। लेकिन ईरान जो है ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। और सर्वाधिक स्थल अवरुद्ध देश वाला महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका जो है ये विश्व में सर्वाधिक स्थल अवरुद्ध वाला देश है, महादेश है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक साइड देश दिया हुआ है और दूसरी सूची में जो है राजधानी दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कि कैनबरा है, तजाकिस्तान की राजधानी जो कि दुशानबे है। तंजानिया की बात करें तो तंजानिया की राजधानी जो है ये डोडोमा है और वेनेजुएला की राजधानी जो कि कराकश है। तो ए का ऑप्शन, ए का 2 और 2 का 3, 3 का, सी का 1 और डी का 4, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, तजाकिस्तान की दुशाबे, तंजानिया की राजधानी डोडोमा और वेनेजुएला की राजधानी जो कि कराकश है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें ये जो है ओंटेरियो झील तथा ईरी झील, इन दोनों झीलों के बीच जो है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव से सर्वाधिक जो है मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारण जो है ये बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ये जो है अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि करता है, घोषणा करता है, इसका तात्पर्य यह है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, इसका यही तात्पर्य है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात की वृद्धि में घोषणा करता है। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति जो है ये राजकोषीय नीति का पूरक है। मौद्रिक नीति जो कि राजकोषीय नीति का पूरक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। स्कीम की बात करें जो कि ग्रामीण विकास के लिए है, ये जो है ये TRY सेम है, ट्राइसेम, ज्राय ये और IRDP, ये सभी जो है स्कीम ग्रामीण विकास के लिए है, परंतु क्राय जो है ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत का विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। भारत के विदेश व्यापार से नीति से संबंधित की बात करें तो ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग है। ये जो है भारत के विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स को कौन प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक इंडेक्स को प्रकाशित करने वाला जो है ये जो है IMF है। IMF, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जारी करता है। और IMF की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 1944 में, जो कि 1944 में, और इसका मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में प्रबंधन निदेशक जो कि क्रिस्टालिन जॉर्जीवा है। ये सभी पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे, साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया था। भारत जेंडर बजटिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय बजट 2005 से 6 के बीच हुआ था। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2005 से 6। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत जो है ये तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया था। और आसरा पेंशन योजना ये भी तेलंगाना के द्वारा किया गया था। और बुनकर बीमा योजना जो कि तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। गीता कार्मिक योजना की बात करें तो इसका संबंध जो है ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को 5 लाख रुपये का बीमा प्रदान करने हेतु तेलंगाना सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है ये 131वां है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 131वां। और इस सूची में प्रथम स्थान जो कि सिंगापुर का है और अंतिम स्थान जो कि उत्तरी कोरिया का है। तो ये सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। और भारत का स्थान जो कि 131वां है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है ये हंसराज गंगाराम अहीर हैं। हंसराज गंगाराम अहीर जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ये 1993 में हुआ था और इसे जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो कि हंसराज गंगाराम अहीर हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस चक्रवात या फिर तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है। म्यांमार और बांग्लादेश के तट पर कहर मचाने वाला तूफान जो है ये मोचा तूफान है। मोचा तूफान जो कि मई 2023 में म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया और इस तूफान का नामकरण जो कि यमन देश के द्वारा किया गया है। इसका नामकरण जो है ये यमन के द्वारा किया गया है। और भारत में जो है यह तूफान जून 2023 में बिपरजॉय तूफान ने गुजरात राजस्थान पर कहर बरपाया था। बिपरजॉय जो कि राजस्थान और गुजरात पर जून 2023 में कहर बरपाया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत जो है ये 2.91% है। 2.91% ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है। एस.एम. कृष्णा का संबंध जो है ये लोक कार्य से है, तो लोक कार्य ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पद्म विभूषण पुरस्कार से कुल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें जो है एस.एम. कृष्णा का संबंध लोक कार्य से है और ये जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है। देश ग्रीप इक्का का संबंध जो है ये हॉकी से है। हॉकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निखत जरीन का संबंध जो कि बॉक्सिंग से है। सुशीला देवी का संबंध जो कि जूडो से है और अंशु मलिक का संबंध जो कि कुश्ती से है। और दीपा ग्रेस जो कि 2023 में इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2023 दीपा ग्रेस को 2023 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स के डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जो हैं इसके निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस हैं। कार्तिकी गोंजाल्विस जो कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये भारत में किया गया है। एससीओ 2023 का आयोजन जो कि भारत में किया गया है और ये जो है 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन है। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन इसका जो है शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में किया गया था। 23वां शिखर सम्मेलन एससीओ शिखर सम्मेलन जो कि उज्बेकिस्तान में किया गया था। और एससीओ की बात करें तो एससीओ की स्थापना जो है 2001 में हुआ था। इसमें कुल जो है 9 सदस्य देश हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट कुबेर की बात करें तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है ये भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। तो एसबीआई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है। ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व में भारत का स्थान जो है ये तीसरा है। तीसरा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को जो है ये शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। शांति पाइपलाइन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर को इसे जो है इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। तो इजराइल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है। सत्य फल की बात करें तो सत्य फल जो है ये अंगूर खजूर ये सभी जो है सत्य फल हैं, लेकिन सेब जो है ये सत्य फल नहीं है। सेब जो है असत्य फल है। असत्य फल जो है ये अंडाशय से प्राप्त न होकर फूल तथा उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंजीर सेब अनानास ये सभी जो है असत्य फल हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे आवर्त में हम आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता पर क्या होता है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्व की संयोजकता जो है ये प्रारंभ में बढ़ता है और फिर जो है ये घट जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ में बढ़ना तथा फिर बाद में जो है ये घट जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन 12 परमाणु में होता है। कार्बन 12 की बात करें तो कार्बन 12 में जो है
6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है। डंक वाले स्थान पर बेकिंग सोडा के प्रयोग से जो है आराम मिलता है। तो बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंक वाले स्थान पर जैसे मधुमक्खी का डंक एसिड छोड़ता है तो दर्द और जलन होता है, लेकिन बेकिंग सोडा वहाँ पर लगाने पर जो है उससे आराम मिलता है। अगला प्रश्न है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है ये 7 होता है। 7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ल की बात करें, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है ये 7 से कम होता है और क्षारीय का पीएच मान जो कि 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ओर सूर्यमुखी का गति का कारण है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी के गति का कारण जो है ये फोटोट्रोपिज्म है। तो फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन की बात करें तो वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित पेप्टाइड हार्मोन है जो कि यह हड्डी सहित शरीर के अनिवार्य रूप से सभी ऊतकों को विकसित करने में उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन है। पौधे का वृद्धिरोधी हार्मोन की बात करें तो एब्सिसिक अम्ल जो है ये पौधे के वृद्धिरोधी हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, जबकि निकट वस्तु के प्रतिबिंब जो है ये पीछे बनता है। फलतः निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है इसमें जो है निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई से नहीं पड़ती है, यानी स्पष्ट इसमें निकट की वस्तु नहीं देती है। और इसके सुधार के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वास्तव और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन जो है ये ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो है ये केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं तथा ये जो है दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त अवस्था में रहता है और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित प्रभाव एक धारा का निर्माण करता है। अतः विद्युत प्रभाव केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि टांगा किन अवयवों का मिश्रण है। टांगा की बात करें तो टांगा जो है ये टीन और लेड का मिश्रण है। तो टीन और लेड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टांगा में जो है टांगा तट में टीन ये 67% होता है और 33% जो है ये लेड होता है। तो आप लोग सभी को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अग्र मस्तिष्क के हिस्से की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा जो है ये सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये सभी जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। परंतु मेडुला ये मस्तिष्क के आगे वाला भाग, मेडुला जो है ये आगे वाला भाग नहीं बल्कि ये पश्च मस्तिष्क है। मेडुला जो कि मस्तिष्क में पीछे भाग में पाया जाता है और मेडुला जो है भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंद दर, खांसने, छींकने आदि में ये जो है कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि जो है ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है। शहद के प्रमुख घटक की बात करें तो फ्रक्टोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है लगभग 38% जो है इसमें लगभग 38% जो है शहद पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इसमें कौन सी अधिक आवश्यक है। मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए जो है प्रोटीन का जो है सबसे अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया से जो है ये प्लीहा प्रभावित होता है। प्लीहा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जीव दिया हुआ है और संघ दिया हुआ है। तारा मछली की बात करें तो तारा मछली जो है ये संघ एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। संघ एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है तारा मछली। पाइला जो कि संघ मोलस्का से संबंधित है। नेरिस जो कि संघ आइनेलिडा से संबंधित है। प्लेनेरिया की बात करें तो ये जो है संघ प्लेनेरिया जो कि संघ प्लेटीहेल्मिथिनीज से संबंधित है। यानी एक का 1, दो बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का कितना % होता है। मानव शरीर में रक्त का भार जो है लगभग पूरे शरीर का 7% होता है, 7, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। अगला प्रश्न है कि पत्ती का मुख्य कार्य है। पत्ती के मुख्य कार्य की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में पत्ती का मुख्य कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पत्ती का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है और इसका पता जो है एक कंपास सुई द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक कंपास सुई द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है। किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है। ये जो है रेशम में होती है। रेशम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम कीट के रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है जिसे जो है फाइब्रियोइन कहा जाता है। नायलॉन और रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है। अगला प्रश्न है मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाया जाता है। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर के उपयोग के लिए बनाया जाता है। तो ये जो है अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम मौसम की रिपोर्ट के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता की बात करें तो ध्वनि की प्रबलता जो है ये कंपन का आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा कंपन के आयाम द्वारा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में उपस्थित जेली जैल पदार्थ कहलाता है। कोशिका में उपस्थित जेली जैल पदार्थ जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अंदर जेली जैल पदार्थ जो कि साइटोप्लाज्म कहलाते हैं, जो कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधे में उपस्थित होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्रोमोसोम जो कि एक डीएनए अणु होता है और इसमें जो है किसी जीव का आनुवांशिक सामग्री शामिल होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अल्फा किरणों के संबंध की बात करें तो ये जो है इसका संबंध जो है अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है। अल्फा किरणें जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है और अल्फा किरणें जो है ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी दोनों। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में टोटल 75 जीके जीएस के प्रश्न को कवर करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।